द रेन ऑफ टेरर 1793 टू 1794। हमने पिछले क्लास में इसके बारे में डिस्कस किया था, और इसका जो मेन लीडिंग कैरेक्टर था वो था रॉबेस्पेयर। ओके, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पेयर। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पेयर ने इतने सारे प्रैक्टिसेस किए, कई तरह के लॉज लाए और उसे इतना ब्रूटली लोगों पर थोपा कि इनकी उसके पार्टी के ही लोग उसके खिलाफ खड़े हो गए। और फाइनली 1794 की जुलाई को कोर्ट ने उसे दोषी करार दिया, अरेस्ट किया, और अगले ही दिन उसे गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया, उसे काट दिया गया। ओके, चलिए, तो यहां तक हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। ओके, हमने अब तक जो पढ़ा रेन ऑफ टेरर के बारे में, उसका कुछ उस समय के हिसाब से फिजिकल इम्पैक्ट देखेंगे कि लोगों पर उसका क्या असर पड़ा। उसका हमें एक सोर्स मिलता है, वो है जर्नलिस्ट कैमिली डेस्मोलिन्स, जो कि 1793 के टाइम जर्नलिस्ट थी। ओके, और रॉबेस्पेयर। इन दोनों के दो अपोजिट स्पीच हैं जो एक दूसरे को बहुत ज्यादा अपोज कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि इनका अपना अपना व्यूज है लिबर्टी के बारे में। ठीक है, हालांकि दोनों लिबर्टी को ही सपोर्ट करते हैं, बट इसमें एक जो कि जर्नलिस्ट कैमिली डेस्मोलिन्स हैं, उनका क्या व्यूज है, और इसमें रॉबेस्पेयर का क्या व्यूज है। आइए चलिए हम दोनों को देखते हैं और डिस्कस करते हैं। तो कैमली कहती हैं, सम पीपल बिलीव दैट लिबर्टी इज लाइक अ चाइल्ड व्हिच नीड्स टू गो थ्रू अ फेज ऑफ बीइंग डिसिप्लिन्ड बिफोर इट अटेन्स मैच्योरिटी। मतलब कि इनके हिसाब से कहा जा रहा है, ये अपने हिसाब से कह रही हैं, मतलब कि इनका कहना है, कैमिली डेस्मोलिन्स का कहना है कि कुछ लोगों को ये लगता है कि जो लिबर्टी है वो एक बच्चा है, अभी जन्मा हुआ बच्चा है, जिसे डिसिप्लिन हो जिसे मेच्योरिटी अटेन करने के लिए एक डिसिप्लिन फेज के थ्रू गुजरना पड़ेगा। ओके, ये कुछ लोगों का कहना है, ये है इनका व्यूज। पर पर है इसका जस्ट अपोजिट। लिबर्टी इज हैप्पीनेस। लिबर्टी क्या है? खुशी है, कारण है, बराबरी है, न्याय है, और राइट्स का डिक्लेरेशन है। You'd like to finish all of your enemies by guillotine them। देखिए, तो कैमिली डेस्मोलिन्स का कहना है कि इनके हिसाब से लोगों को लगता है कि जो कुछ लोगों को लगता है कि लिबर्टी एक बच्चे की तरह है, जिसे मेच्योरिटी अटेन करने के लिए डिसिप्लिन फेज से होकर गुजरना पड़ेगा। लेकिन रियलिटी में इसका जस्ट उल्टा है। लिबर्टी जो है वो कोई बच्चा नहीं है, वो खुशी है, कारण है, इक्वालिटी है, जस्टिस है, और राइट्स का डिक्लेरेशन है। यानी कि उस समय के पीपल्स के जो राइट्स है, जो हमने अभी पिछले क्लासेस में राइट्स की डिक्लेरेशन देखे थे। अगर किसी ने वो वीडियोस नहीं देखा है तो आप लोग प्लीज प्रीवियस वीडियोस को व्यू कीजिएगा। इसका डिस्क्रिप्शन लिंक मैं आपको इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूड लाइक टू फिनिश ऑल ऑफ ऑल ऑफ योर एनिमीज बाय गिलोटिनिंग देम। हो सकता है कि आप अपने दुश्मनों को गिलोटिन पर चढ़ाकर खत्म कर सकते हैं। हैज एनीवन हर्ड ऑफ समथिंग मोर सेंसलेस। मतलब कि ये क्या हो रहा है भाई, मतलब कि समझ में नहीं आ रहा है। कि देखिए, मतलब कि अगर कोई आपके खिलाफ कुछ बोलेगा या आपका कोई दुश्मन होगा तो आप उसे सीधे गिलोटिन पर चढ़ा देंगे, काट देंगे, उसे मार देंगे। ये कैसा लिबर्टी है भाई? ये तो पूरी तरह से एक सेंसलेस बात है। वुड इट बी पॉसिबल टू ब्रिंग अ सिंगल पर्सन। ये तो मतलब कि ये, अगर हम ऐसा करते हैं, अगर हम किसी एक दुश्मन को
अगर किसी एक दुश्मन को हम गिलोटिन पर चढ़ा देते हैं, मतलब गिलोटिन पर उसे काट देते हैं, ठीक है, और तो क्या ये संभव नहीं कि उसके जो परिजन होंगे, जो फैमिली वाले होंगे, 10 फैमिली वाले, 10 रिलेशंस और उसके फ्रेंड्स, वो और दुश्मन बनकर खड़े नहीं होंगे? क्या ऐसा नहीं हो सकता? इससे तो भाई फिर तो दुश्मनों, फिर तो ये फिर नंबर बढ़ता जाएगा, हम काटते जाएंगे और उधर से और ज्यादा नंबर बढ़ता जाएगा, यानी कि एक को काटे तो 10 दुश्मन और पैदा हो गए, एक को काटे तो और 10 दुश्मन पैदा हो गए, ये तो चेन बनता जा रहा है। तो ये कैसा डिसीजन है? ये किस तरह का लिबर्टी है? ये किस तरह का जस्टिस है? इस पर कैमली डेसमोलिन्स ने सवाल उठाया। ओके, ये है उनका व्यू। तो कंप्लीटली उनका व्यू क्या है कि कुछ लोगों को लगता है कि लिबर्टी एक बच्चा है जिसे मेच्योरिटी अटेन करने के लिए डिसिप्लिन फेज से गुजरना होगा। डिसिप्लिन का मतलब कि कड़ैयत, नियम कानून, जो नहीं मानेगा उसे गिलोटिन पर चढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन सच्चाई इसका जस्ट अपोजिट है। लिबर्टी खुशी है, कारण है, इक्वालिटी बराबरी है, न्याय है और राइट्स का डिक्लेरेशन है। और इन सभी को पूरा करने के लिए हमें अपने दुश्मनों को गिलोटिन पर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम एक को मारेंगे, 10 दुश्मन और खड़े हो जाएंगे। तो ये चेन का सिलसिला हमेशा चलता रहेगा और ये गिलोटिन पर कटते रहेंगे, लेकिन ये कभी बंद नहीं होगा, ठीक है। ये इनका मानना था, इनका व्यूज भी कोई गलत नहीं है। अब हम देख लेते हैं किसका, रॉबेस्पियर का, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर का, जो उसने 7 फरवरी 1794 को कहा था। टू एस्टेब्लिश एंड कंसोलिडेट डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करने के लिए और उसे पारित करवाने के लिए, टू अचीव द पीसफुल रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। अब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज का जो शांतिपूर्ण नियम है उसको पाने के लिए, उसको लागू करवाने के लिए, वी मस्ट फर्स्ट फिनिश द वॉर ऑफ लिबर्टी अगेंस्ट टायरेनी। हमें सबसे पहले लिबर्टी के वॉर को खत्म करना होगा जो कि टायरेनी के अगेंस्ट है। ओके, वी मस्ट एनिहिलेट द एनिमीज ऑफ द रिपब्लिक एट होम एंड अब्रोड। हमें उन सभी दुश्मनों का खात्मा कर देना होगा जो घर में है या जो घर से बाहर है, ठीक है। और एल्स वी शैल पेरिश, या और कहीं से है, ठीक है, उन्हें हमें पूरी तरह से खत्म कर देना होगा। इन टाइम ऑफ रिवोल्यूशन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में रिलाई ऑन टेरर। रिवोल्यूशन के टाइम एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो सकता है टेरर का सहारा ले सके। टेरर इज नथिंग, टेरर कुछ नहीं है, बस जस्टिस है, स्विफ्ट, सेवर एंड इनफ्लेक्सिबल। एक एक न्याय प्रणाली है जो कि बहुत ही फास्ट है, बहुत ही कठोर है और बहुत ही इनफ्लेक्सिबल है, ठीक है। एंड इज यूज्ड टू मीट द मोस्ट अर्जेंट नीड्स ऑफ द फादरलैंड। और ये हमारे देश की सबसे बड़ी जरूरत है। टू कर्व द एनिमीज ऑफ लिबर्टी थ्रू टेरर इज द राइट ऑफ द फाउंडर ऑफ द रिपब्लिक। यानी कि लिबर्टी के एनिमीज को खत्म करना, उसका पूरी तरह से नाश कर देना, ये लिबर्टी के या रिपब्लिक के फाउंडर का पूरा पूरा अधिकार है। मतलब कि ये उसे अधिकार समझ रहे हैं, कर्तव्य नहीं। और इनका व्यूज देखिए, इनका व्यूज कितना खतरनाक है। ये मतलब कि कहना क्या चाह रहे हैं कि जितने भी दुश्मन होंगे उनका खात्मा ही कर देंगे, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। लिबर्टी में हर एक को जीने का अधिकार है, हर एक को बोलने का अधिकार होता है, भले ही वो कोई उसका विरोधी क्यों ना हो या कट्टरपंथी क्यों ना हो। हमें उसकी भी बात को रखना होगा, उसकी आजादी को भी समझना होगा, और साथ ही साथ हमें ऐसे फैसले लेने होंगे जिससे नए और दुश्मन पैदा ना हो। लेकिन जिस रास्ते को रोबेस्पियर अपना रहे हैं, आप उस व्यूज को देखिए, ये व्यूज बहुत खतरनाक है।
ये किसी भी रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन को ज्यादा लंबे समय तक टिकने नहीं देगा। ठीक है, और धीरे धीरे आगे चल के देखिए यही हुआ। हम आगे चल के देखेंगे कि क्या हुआ। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस पता चल गया। इनका थोड़ा उदारवादी सोच है और इनका थोड़ा सा खतरनाक है, कम्युनिस्ट कम्युनल, इनका कम्युनल सोच है, कम्युनिस्ट टाइप का है। ये पूरी तरह से अपना ही शासन करना चाहते हैं, अपने हिसाब से लोगों पर अपने अधिकार को थोपना चाहते हैं। तो इस तरह के इनके व्यू हैं। अब प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं पर इनका, अच्छा, मैं आप सबसे एक सवाल करता हूं, क्या इस तरह के व्यूज लिबर्टी के लिए, जो रॉबेस्पियर का व्यू है, रॉबेस्पियर का दृष्टिकोण है, इस तरह का दृष्टिकोण कहीं भी आपको देखने को मिलता है हमारे वर्ल्ड की किसी भी कंट्री में, या इनफैक्ट हमारे कंट्री के किसी स्टेट में? अगर दिखता है तो आप उन पर थोड़ा सा रिसर्च करें और हमें बताएं। ओके, और इस थॉट के बारे में भी थोड़ा सा हमें जानकारी दीजिएगा। इसके बारे में आपको मैक्सिमम कंट्री मिल जाएगा, तो कम से कम 5 नॉन इंडियन कंट्री बताइएगा जहां पर इस लिबर्टी को लेकर इस तरह के थॉट्स फॉलो किए जाते हैं, चलते नहीं है, फॉलो किए जाते हैं। उनके कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह के थॉट्स साफ साफ दिखते हैं। ठीक है, चलिए, कैमिली डेस्मोलिन्स के थॉट्स साफ साफ दिखने चाहिए। ऐसे 5 कंट्री के नाम आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ओके, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 2 व्यूज हमने देख लिया। ओके, अब अब आगे के टॉपिक है हमारा डायरेक्टरी रूल्स, फ्रांस का डायरेक्टरी रूल्स। ओके, देखिए, अब तक रोबेस्पियर को गिलोटिन कर दिया गया, उसे मार दिया गया। अब गिलोटिन, रोबेस्पियर खत्म, तो जैकोबिन गवर्नमेंट भी पूरी तरह से गिर गया, उसका भी खात्मा हो गया। ओके, और इसका जैसे ही खात्मा हुआ, वैसे ही जो मिडिल क्लास वेल्थियर पर्सन्स थे, या वेल्थियर लोग थे, वेल्थियर मिडिल क्लास के लोग थे, उन्होंने क्या कर लिया, पावर को सीज कर लिया, यानी कि उनके पास अब पावर आ गया। अब नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जिसमें सोसाइटी के उन लोगों से वोट देने का अधिकार छीन लिया गया जिनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। ओके, साथ ही साथ इट प्रोवाइडेड फॉर टू इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब ये जो नए वेल्थियर मिडिल क्लास के लोग थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दिया। अब तक एक ही लेजिस्लेटिव काउंसिल था, लेकिन अब कितने होंगे, 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल होंगे। दीज देन, और यही 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या करेंगे, डायरेक्टरीज को अपॉइंट करेंगे। किसको अपॉइंट करेंगे, डायरेक्टरी को। एन एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ 5 मेंबर्स। अब एक डायरेक्टरी को अपॉइंट करेंगे। डायरेक्टरी एक तरह का एग्जीक्यूटिव था जो कि 5 मेंबर का बना हुआ था। ओके, एक तरह का ग्रुप, 5 मेंबर्स का एक ग्रुप जो सारे के सारे डिसीजंस लेगा। लेकिन इलेक्ट कौन करेंगे, यही 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्ट करेंगे। ओके, चलिए, दिस वाज meant as a safeguard against the concentration of power in a one man executive as under the Jacobins। अब देखिए, ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जब जैकोबिन पावर में थे, या पावर में था, ठीक है, जैकोबिन्स पावर में थे, तो पूरा का पावर किसी एक आदमी के हाथ में आ गया था। ठीक है, तो ऐसा फिर से ना हो, इसलिए इस पावर को 5 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। ठीक है, जो कि डायरेक्टरी के मेंबर्स थे। ओके, however the directors often clashed with the legislative councils who then sought to dismiss them। लेकिन फिर भी अब जो डायरेक्टरी के जो डायरेक्टर्स थे, यानी कि जो मेंबर्स थे, वो भी क्या हो गया, उनका भी क्लैश हो गया, उनका भी झगड़ा हो गया, किसके साथ, लेजिस्लेटिव काउंसिल के साथ। ओके, और उन्होंने उसे भी डिसमिस करने के बारे में सोचा। ठीक है, इसने लेजिस्लेटिव काउंसिल ने डायरेक्टरी को भी डिसमिस करने के बारे में सोचा। ओके, द पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी ऑफ द डायरेक्टरी paved the way for the rise of a military dictator, नेपोलियन बोनापार्ट। अब जो इनस्टेबिलिटी आ रही थी, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी डायरेक्टरी के रूल में, उसने क्या किया, एक नए
मिलिट्री डिक्टेटर का को जन्म दिया, जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। बहुत फेमस पर्सनालिटी रहा है ये उस समय के। हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, लेकिन अभी नहीं, इनके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। थ्रू ऑल दीज चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द आइडल्स ऑफ फ्रीडम, of equality before the law, and of fraternity remained inspiring ideals the that motivated political movements in France and the rest of Europe during the following century। और यही चेंजेस जो कि गवर्नमेंट के फॉर्म में होता रहा, ठीक है, थ्रू ऑल दीज चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यही चेंजेस जो कि गवर्नमेंट के फॉर्म में होता रहा, द आइडियल्स ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम, इक्वालिटी, लॉ के सामने बराबरी, और फ्रेटर्निटी का जो आइडल्स था वही लोगों को बार बार इंस्पायर करते रहे, मोटिवेट करते रहे, ताकि वो अपना पॉलिटिकल मूवमेंट जारी रखें फ्रांस में, अपना फ्रांस और बाकी सारे यूरोप में पॉलिटिकल मूवमेंट्स उन्होंने जारी रखा इन्हीं सब थॉट्स से इंस्पायर होकर, और उन्होंने अपना मूवमेंट अगले सेंचुरी तक जारी रखा, अगले कई सेंचुरी तक जारी रखा। ठीक है, तो हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे विमेंस के राइट्स के बारे में। हमने अब तक डिस्कस किया था कि विमेंस का बहुत बड़ा योगदान रहा था जब सारे के सारे मेन वॉर में चले गए थे, रिवोल्यूशनरी वॉर में पार्टिसिपेट करने चले गए थे, तब सिर्फ विमेंस ही घर पे बची थी। वही काम काज कर रही थी, बाहर जाके बिजनेस भी संभाल रही थी, काम भी कर रही थी, देश का इकोनॉमी भी उन्हीं की वजह से बचा हुआ था, थोड़ा बहुत जो भी बचा हुआ था, ठीक है, और घर भी वही संभाल रही थी। लेकिन फिर भी विमेंस को बहुत सारे पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिले, ऐसा भी हुआ। तो इन सभी के बारे में हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, तो आप लोग पढ़ के आइएगा। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।